हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में गुरु शिष्य का संबंध इतना नाजुक हो गया है कि शायद शिष्य गुरु का महत्व ही नहीं समझते। गुरु शिष्य का संबंध जो था, जो पहले के समय में शिष्य गुरु का बोला हुआ हर शब्द पालन करता था और शायद उनके लिए पूरा जीवन समर्पित करता था, और शायद एक बार बोलने पर शिष्य इतना उतावला हो जाता था कि मैं गुरु की कही हुई बात को जरा सा भी उसका उल्लंघन न करूं। लेकिन आज के ज़माने में गुरु के और शिष्य के संबंध बहुत ही नाजुक है, बहुत ही ऐसे देखा जाए कि जैसे टूटे हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं, जैसे दिल से जुड़े हुए ही नहीं हैं। इसका ही बहुत मार्मिक तरीके से आनंद शंकर माधवन ने यहाँ दिया है, जो हमें हमारे लाइफ में बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं। गुरु माने कि शिक्षक नहीं, लेकिन गुरु माने कि हमने जो बात किसी इंसान में से सीखी है वो हमारा गुरु है। और गुरु हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है और हमारे उम्र का भी हो सकता है। तो हमेशा हम जिसके पास से कुछ सीखते हैं वो हमारे गुरु है, और उन्हें हमेशा आदर सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन दिल से देना चाहिए, क्योंकि हमेशा दिल से दिया हुआ, जो दिल से दी हुई आवाज़ है वो दिल तक पहुंचती है। और हमेशा ऐसे संबंध बहुत कम आज के ज़माने में देखने को मिलते हैं, बहुत कम ऐसे शिष्य मिलते हैं ऐसे गुरु को। तो हमेशा आप भी ऐसे बनने का प्रयत्न करें, आर्टिफिशियल नहीं लेकिन दिल से संबंध बनाए रखें। इस चैप्टर से मैं अपने तरीके से यही संदेश देती हूँ। आनंद शंकर माधवन के द्वारा देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्लीवन जिले में हुआ था। अब केरल प्रदेश ऐसा है कि जो 100% 100% शिक्षित लोग हैं, जहाँ ज़्यादा तक केरलियन लोग पढ़े लिखे हैं, और ज़्यादा तक गुजरात में देखा जाए तो बहुत सारे ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले लोग केरलियन ही हैं। तो हम भी आओ ऐसा प्रण करें, शिक्षित बने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए, यानी कि दोनों जो धर्म हैं उनके पक्षधर माने कि उनका पक्ष लेना। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े। भारत भ्रमण यानी कि प्रदक्षिणा करना, घूमना, उनके बारे में जानना। उसके बाद बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं, यानी कि इन तीनों संस्थाओं को वो अच्छी तरह से संभालते हैं, संचालन करते हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की, यानी कि 3 भाषा सीखने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य पर प्रकाश डाला। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अलल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, यानी कि ये उनके विषय के बारे में हमने जाना कि आनंद शंकर किस प्रकार के व्यक्ति थे। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की महिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है, यानी कि पहले की जो परंपरा थी गुरु शिष्य की और आज की जो वर्तमान प्रणाली है, आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसको परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने व्यंग्य किया है। उसमें गुरु भी आ गए और शिष्य भी आ गए। ऐसा जरूरी नहीं कि शिष्य का ही दोष निकाला है, गुरु का भी दोष होता है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है, क्योंकि सारी पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई है और उसका ट्रांसलेशन फिर हुआ है।
इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। उसको जाते ही मंदिर पे पहला जो पाँव रखते हैं उसको छूकर हम उसमें प्रवेश करते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, यानी कि शिक्षा दिल से दी जाती थी। आज आर्टिफिशियल है। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था, यानी कि गुरु को सुख प्राप्त होता था कि वो अपने शिष्य को किस प्रकार का ज्ञान दे, और एक माध्यम था सुख प्राप्ति का। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, क्योंकि उस समय राजाओं का समय था। राजा किसी भी गुरु के आश्रम में अपने राजकुमार को भेज देते थे और गुरु पूरा जीवन उनके पीछे व्यतीत करते थे, क्योंकि गुरु का कोई न संसार था और सारी जो जिम्मेदारी थी वो राजा अपनाते थे। इसलिए शायद पैसा देकर शिक्षा नहीं दी जाती थी, पैसा नहीं देना पड़ता था। क्या आज वैसी स्थिति है? नहीं, आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है, क्योंकि आज कमाने का जरिया बन गया है। क्योंकि जो भी शिष्य के साथ काम करने वाले गुरु हैं उनको भी पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए शायद उनको भी सैलरी की ज़रूरत होती है। इसलिए आज की स्थिति पैसे देकर काम करने की हो गई है। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? हाँ, आता है। कई इंसानों में, कई गुरु में। सारे गुरु इस प्रकार के नहीं होते हैं, जो कि सामने शिष्य भी ऐसे नहीं होते हैं। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है, यानी कि हमें अंदर से सोचना है कि ये किस प्रकार की तुलना की गई है पहले की परंपरा को लेकर और आज की वातावरण, आज की शिक्षा प्रणाली को लेकर। आओ देखें कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में आनंद शंकर माधवन जी ने क्या कहा है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य के संबंधों में परिवर्तन आ गया है, यानी कि पहले की परंपरा को लेकर देखा जाए और आज की प्रणाली को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, यानी कि शिक्षा के साथ साथ शिष्य को आध्यात्मिकता की तरफ, भक्ति की तरफ भी लाया जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था और सीधा परमेश्वर से कांटेक्ट हो सके, बात हो सके, ऐसा माध्यम का माहौल बनाया जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षा कार्य पेट पालने का साधन बन गया। हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि आज कौन सी अच्छी स्कूल है, कौन सी स्कूल में कितनी फीस है, कैसे टीचर्स है, किस प्रकार से पढ़ाते हैं, ये सारा देखकर आप स्कूल को तय करते हैं और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में शिक्षा कार्य जो है किस प्रकार दिया जाता है और उसके सामने पेट पालने का साधन भी यही है कि जो भी व्यक्ति उसमें काम करता है उसे सैलरी चाहिए, और सैलरी के बिना तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक संसार चला रहा है, किस प्रकार अपना घर का कारोबार चलाएगा। इसलिए आज की शिक्षा प्रणाली में पैसा एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, जो हम जानते हैं, मानते हैं, वो मानसिक यानी मेंटली जो क्षितिज है, सीमा है, वो क्रियाशील बिल्कुल नहीं है, निष्क्रिय है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यानी कि जो भी हमने किया है वो पश्चिमीकरण किया है। हमारे देश की संस्कृति में देखा जाए तो ड्रेसेस अलग थे, रहन सहन अलग थी, लेकिन फिर भी आज हम साउथ का खा रहे हैं, पंजाबी खा रहे हैं। गुजरात की थाली तो हमें शायद पसंद ही नहीं है, गुजरात के ड्रेसेस भी पसंद नहीं हैं, जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स, ये सारे हम पहनने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी कि ये सारा परिवर्तन है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है, और वैसे वैसे हमारी रहन सहन बदल गई, हमारा पहनवेश बदल गया, हमारी भाषा बदल गई, वैसा ही हमारे संबंध में भी परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। शुल्क मानी फीस और वेतनभोगी मानी कि सैलरी। गुरु को न पगार देनी पड़ती थी और न शिष्य को फीस भरनी पड़ती थी, दोनों हिस्सा बराबर।
पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो उस समय में जो विद्या खरीदनी नहीं पड़ती थी, या तो फिर उस मिट्टी की खुशबू में वो उपज ही नहीं है कि ये क्रय विक्रय लेन देन जो होती है, पैसे देकर शिक्षा खरीदो, तो ये पद्धति निसंदेह इस मिट्टी की नहीं है, भारतीय की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। क्यों? क्योंकि अपना खुद का शायद उस समय पुत्र नहीं था, लेकिन आज के समय में भी देखा जाए तो शिक्षक का अपनी जो संतान होती है वो पूरे समय उसके साथ नहीं होती है। लेकिन आप अपने माता पिता से अलग है, अपने गुरु के पास, तो आप भी शिष्य हैं, लेकिन पुत्र या पुत्र से भी अधिक प्रिय हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता तो आपके गुरु को होती है। बहुत सारी बातें कहते हैं, आपको कई बार डांटना भी पड़ता है, तो अपने पुत्र से भी प्रिय हुए कि नहीं? हाँ, यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। फिर वही आनंद जी ने बात की है कि फिर परमेश्वर प्राप्ति का उस समय एक माध्यम था जो आज नहीं है, पेट पालने का है। लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि शायद गुरु को सैलरी न मिले तो वो काम नहीं कर सकता। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं हुआ। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। इस उदाहरण के द्वारा लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जब हमारे भारत देश में होता है तो उसका मूल्य कुछ नहीं होता है, लेकिन वो विदेश जाकर घूम कर आता है, फेमस बन जाता है, तब भारतवासी उसका स्वागत करने जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यह राग अलापते हुए कि अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत, यानी कि हमारे ठाकुर हैं। कब? क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जब पुरस्कार नहीं मिला था तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यानी कि जब बाहर के विदेश के लोग भरतनाट्यम और कथकली को मान सम्मान देने लगे, विदेशों में बहुत चर्चित होने लगे, तब जाकर भारतीय संस्कृति में मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। आज भी देखा जाए तो विदेश में रास, दांडिया, गरबा बहुत फेमस है, जो हमारे यहाँ 2-4 दिन ऐसे ही छोड़ जाते हैं और नवरात्रि के पिछले दिनों में हम गरबा खेलने जाते हैं। ये भी एक बात सोचने जैसी है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। यानी कि हम हमारा चेहरा पसंद नहीं करते, तो सोचते हैं कि ये हीरोइन या ये हीरो अच्छा है, लेकिन भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। हम हमारे अंदर के सौंदर्य को देखकर क्यों मोहित नहीं होते हैं? जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कुछ नहीं है जो विलायत जाकर उन्हें स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही होगा। यानी कि गधा कभी गणित सीख ही नहीं सकता, उसको मैथ्स नहीं आता है, तो उस लोगों को ये सारी बातें, गुरु शिष्य के संबंध की जो महिमा की बातें हैं, सुनाने जाएंगे तो उसे थोड़ा बोरिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया।
अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होने पर एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। यानी कि अपना खुद का गुरु अपने शिष्य को क्यों हराएगा? क्योंकि हमेशा गुरु तो ये आशा रखता है कि शिष्य मुझसे एक स्टेप आगे हो, मुझसे अच्छा कुछ पहलवानी करके दिखाएं, कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो ये गामा है जो ऐसा काम करेगा जो उसको चैलेंज किया था? नहीं करेगा। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है, इसलिए जिस लड़के का आप नाम ले रहे हैं वो मेरा खुद का शिष्य ही है। इसलिए पत्रकार को वो बहुत ही गुस्से से आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं और बताते हैं कि आज की भारतीय संस्कृति में जो आप सोचते हैं वैसा नहीं है। यानी कि एक गुरु और शिष्य की बात यहाँ बताई गई है कि गुरु ने हमेशा शिष्य का ही पक्ष लिया है। उसका उदाहरण गामा के द्वारा मालूम पड़ता है। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।